हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जो आज आप सभी के सामने जो सेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू दी एचपी एग्ज़ाम, जिसमें सीडीपी पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। रेस्ट ऑफ दी फैकल्टीज़ ने अपने अपने पार्ट को डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास आज जो जुलाई 23 के अंदर एचपी टेट मेडिकल में सीडीपी का जो पोर्शन पूछा गया था उसको मैं डिस्कस करूँगा। जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट मंथ के अंदर, उसको जितने भी सीडीपी सेक्शंस आए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। जैसे आज आपके सामने ये मेडिकल वाला है, फुली एक्सप्लेन्ड मीन्स ऐसे तो आंसर की आपके पास आ गई होगी, आपके पास ये भी आइडिया हो सकता है कि सर वाई सो लेट की आज ही वीडियो ये क्यों है। इट माइट क्लिक कि ऐसा लेट क्यों है। जैसे उससे पहले ही रिसेंट हमने सीटेड जुलाई 2020 का जो 8 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो रिज़ल्ट आया सभी का, जो आंसर की हमने पोस्ट किया, उसमें अगर आप ये वीडियो सर्च आउट करेंगे सीटेड एग्ज़ाम एनालिसिस 2024, उसमें ये 50 मिनट का वीडियो है। सारे क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसके साथ जैसे कि आप मेंशन यहाँ पर है विद प्रूफ, जो हम एकेडमी में पढ़ा रहे हैं विद प्रूफ आप देख सकते हैं, उसी के स्नैपशॉट हैं, उसी के क्वेश्चंस वहाँ पर दिए गए हैं। ये सिर्फ आपका फेथ बनाने के लिए, इतने सालों से आप उस सर्विसेज को कंटिन्यू में ले रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, और उसको एक बार फिर ब्राइट एकेडमी ने फिर साबित किया है इस बार 2024 के अंदर कि हमने जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आया है। इस बात का कोई चैलेंज नहीं है किसी एग्ज़ामिनर को कि जो हमने पढ़ाया है। कहने का मीनिंग, जो हम यहाँ पर स्टडी करवाते हैं फुल डेडिकेट सारी की सारी टीम, ये तो हमने यहाँ पे सीडीपी का एनालिसिस किया था, और उसमें मैथ का, उसमें इंग्लिश का, उसमें अदर पेपर्स का भी अलग अलग वाइज है। तो जितनी भी डेडिकेशन के साथ है, पूरा कंटेंट है, और वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वैलिड हैं। तो आप सीडीपी कोर्स की जो वीडियोस हैं हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं, उसमें डिफरेंट मीडियम में मेरी तरफ से पढ़ाया गया है। इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब पैडागॉजी का पार्ट है तो इसमें भी अगर सेंट्रल लेवल के पेपर के ऊपर, नेशनल लेवल एग्ज़ाम के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो यहाँ तक अचीव हो सकते हैं, तो स्टेट वाइज जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो डेफिनेटली हम यहाँ पर फुली डिटेल में पढ़ाते हैं। ब्राइट एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच ही कॉन्टिन्यूशन में है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। रेस्ट ऑफ दी पोजीशंस आप इस पे विज़िट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का जो पार्ट है, जो हमारी तरफ से कैसे पढ़ाया जाता है वो आप ज़रा एक बार यहाँ पर गौर करिएगा। जैसे यहाँ पर अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करी जा रही है, विद साइकोलॉजी से एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इंसाइट। अब इंसाइट जो कंसेप्ट है, साथ साथ बच्चे इसको नोट करते रहिएगा। इसी में इंसाइट हमने यहाँ पर भी स्टडी किया है। कहाँ पर? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी प्लस इंसाइट चला जाता है जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जा रहे हैं, और इंसाइट का मीनिंग होता है दैट इज़ डीप अंडरस्टैंडिंग। आपको इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, सो दैट कि आपको सारी चीज़ें समझ आ पाएँ। आंसर की मैच कर लिया, रिजल्ट आ गया, वॉट एवर थिंग, वो आप उसको ड्रॉप करिए, क्योंकि आगे भी आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, और किसी को करवाना भी हो सकता है कि खुद आप एज ए फैकल्टी किसी को पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, तो वो भी वैलिडेशन आपके पास ही रहेगा। तो इनसाइट का कंसेप्ट किसने दिया था? क्या स्किनर साहब ने दिया, बेंडूरा। अब अगर हम यहीं से बात करें, सोशल का था, ओपरेंट कंडीशनिंग का था, मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी थी। आगे क्वेश्चन आएगा जिसका शॉर्टकट बच्चों को पहले से ही कराया हुआ है, सेलिंग प्राइस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, लव, बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी, सोशल और फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब यहाँ से अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो डेफिनेटली इसको क्लियर आउट करेंगे। तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गई हैं जी, तीनों ऑप्शन पता है, एक ही हमारे पास बची है, दैट इज़ वॉल्फगैंग कोहलर। अब ये स्टेजेस उन्होंने दी थी, इस तरीके से बच्चों को स्टडी करवाई जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ। कांट सॉल्व दी प्रॉब्लम इनिशियली, डाटा गैदरिंग। सबसे पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं। कैसे? व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। मान लो अगर कुछ नहीं हो रहा, हम कहते हैं चलो एनालिसिस ही कर लेते हैं। कहाँ पर? यूट्यूब पे देख लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं कि कौन जी हिमाचल के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहा है, कौन उस एग्ज़ाम्स को कवर कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि जो भी चीज़ मांगिए विद प्रूफ की ये होना चाहिए। वर्बली तो कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, वर्बली पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता जी। देन सेकंड, इनक्यूबेशन पीरियड।
अब इंक्यूबिनेशन में क्या है, इंक्यूबेटर भी जैसे होता है, प्रॉब्लम पुट ऑन होल्ड, प्रॉब्लम वर्क ऑन अनकॉन्शियसली, उसको होल्ड पे डाल दिया जाता है। मैं जैसे आपको स्टडी करवा रहा हूँ, अब यहाँ पे इंक्यूबेशन में क्या चल रहा है कि इसके ऊपर भी काम करना है, इसके ऊपर भी काम करना है, उन चीज़ों को होल्ड पे रख लिया गया। इनसाइड सडनली देर इज ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। अच्छा यार, ये वो उसके साथ तो नहीं रिलेट कर रहा, ये उसके साथ तो नहीं रिलेट कर रहा। अब यहाँ पर आपके साथ एनालिसिस हो रहा है हिमाचल का, लेकिन मैंने आपके साथ क्या बात करी, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप सीडीपी सेक्शन में अंदर जा रहे हैं, इन कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो का देखना बनता है, सो दैट आपको ये पता चले कि सीडीपी किस लहजे से पढ़ाई गई है और किस तरीके से जो नोट्स है, किस तरीके से कंटेंट को वैलिडेट किया गया है। हाँ, एनालिसिस सबके आए हैं, लेकिन विद प्रूफ बहुत कम लोगों का आया है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं इस फील्ड में, लेकिन विद प्रूफ किसी ने बात नहीं करी। देन देयर इज, उस सोल्यूशन को चेक किया जाता है, तो हमने इसका आंसर ले लिया, दैट इज द फर्स्ट वन। अब सेकंड की बात हो रही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रॉजर थे, अब्राहम मैस्लो थे, सिगमंड फ्रूड थे, विलियम जेम्स थे। मैं आपको ये बता चुका हूँ अभी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एस्टीम है, लव बिलोंगिंगनेस है, सेफ्टी है, फिजियोलॉजिकल है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। और हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसका मेमोनिक्स कोड बना रहे हैं। यहाँ से हमने क्या ले लिया, एस ले लिया, ई है, एल है, एस है, पी है, तो हमने मैथ के हिसाब से बना लिया जी एस एल एस पी, क्योंकि कई बार इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है। तो हमारे पास सेल सेलिंग प्राइस आ गया जी। हमें याद है जी उसने क्या दिया था कि एक्चुअलाइजेशन में सब आगे जाना चाहते हैं, यहाँ पे स्टेटस है, रिकग्निशन है, स्ट्रेंथ है, यहाँ पे इंटीमेसी है कि हाँ पूरा इज्जत होनी चाहिए, पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेफ्टी नीड्स कि अगर खाना घर सब मिल गया है तो बड़ा अच्छे से जकूज़ी वगैरह 2 BHK 3 BHK 4 BHK बहुत बड़ा लॉन, बहुत बड़ी सिक्योर, इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर्टी एंड ऑल। फिर धीरे 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 पर्सन आगे बढ़ता रहता है। इस तरीके से हमने इस मॉडल को भी स्टडी किया था। जो नीचे पिक्चर्स आ रही हैं ना, तो इन पिक्टोरियल व्यू से ही बच्चों को ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है। दिस इज़ दी मॉड्यूलेशन जो हमने AAA ब्राइट अकेडमी में यूज़ किया है। हाँ जी। अब थर्ड क्वेश्चन जो है नंबरिंग में मत जाइएगा, क्योंकि उसमें जो PDF आया था उसमें से क्वेश्चन को लिया गया, कुछ टाइप भी कराया जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं मिला। प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग, किसी को देखना है, इमिटेट करने के साथ उसको नकल करेंगे। बिहेवियर दी ऑफर्ड है, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी है, पेवलोव है, ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर है, इनसाइट लर्निंग अभी कर चुके हैं। हमारे पास एक ही चीज़ बच गई है, दैट इज़ दी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, दैट इज़ दी राइट वन। इसका आंसर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विच इज़ लर्न थ्रू वॉचिंग एंड रेप्लिकेटिंग दी अदर। अब इसको रेप्लिकेटिंग को क्या बोल दिया है यहाँ पे, इमिटेटिंग बोल दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हमने जो लाइंस हमने अपने मटेरियल के अंदर नोट्स के अंदर बताई थी, वैसी वैसी लाइंस को ही एग्जामिनेशन में चूज़ किया गया। उसका पहला वीडियो आप CTET वाला भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासिक कंडीशनिंग, what the term learned ability to distinguish between the conditional stimulation and the अदर रेलिवेंट स्टिमुलाई, दूसरे स्टिमुलाई के साथ कहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज़ दी डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन हम बिल्कुल नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है ख़त्म होना, विलोप लिखा हुआ है। और एक्वायर कभी हो नहीं सकता, एक्विजिशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक कंडीशनल है, दूसरा अनकंडीशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, रीइंफोर्समेंट को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, रीइंफोर्समेंट है, पुनिशमेंट है, लेकिन आपके लिए जो एग्जांपल ध्यान से देखिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अनवांटेड स्टिमुलेशन रिमूव्ड बाय द बिहेवियर, इस चीज़ को हमने कि यार मेरे को क्यों करना पड़ा है, ऐसे ऐसे मतलब कुछ बोल दिया गया है तो मजबूरन वश इनको करना पड़ रहा है। पॉजिटिव क्या, और रीइंफोर्समेंट को हमेशा समझिएगा कि किसी भी चीज़ को हम क्या बनाते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। रिवॉर्ड स्टिमुलस प्रेजेंटेड बाय द बिहेवियर, रियल वर्क, इसको लिखा कि बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। सो हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऑपोजिट है। द स्टडी हार्ड टू अवॉइड फेलिंग ए टेस्ट, अनुत्तीर्ण होने से बचने के लिए कठिन परिश्रम करता है, तो दैट इज़ द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दैट इज़ द बी ऑप्शन, बचने के लिए, क्योंकि पैसे दे के तो कोई ना कोई काम करवा ही लेगा। स्टडीज़ हार्ड टू अवॉइड ए, तो अब क्यों कर रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊँ या मैं पैसे देता हूँ मैं प्रोजेक्ट में पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। एनरिचमेंट होना चाहिए लर्निंग में, और उसी के साथ साथ हम कह रहे हैं कि सोशल लाइफ के लिए भी लर्निंग होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए भी लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें पास होगा, पास तो बहुत सारे होंगे। अब याद करिए, आपके स्कूल के अंदर तो बहुत सारे टॉपर्स होंगे,
होंगे? ढूंढो कहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रिसर्च वाइज क्वेश्चन था ये वाला। वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई रिसर्चर प्रपोज द डेवलपिंग अ नेचर, और नेचर में उसने क्या था, टेंटेटिव, एक आइडिया लगाया, गैस लगाया, और गैस क्या होगा हमारा, हाइपोथेसिस होगा। और इसमें कॉपी पे लिख लीजिए बच्चे, दैट इज रियल, रियल में भी हो सकता है और इमेजिनेशन में भी हो सकता है कि हाँ ऐसा होगा। इसका एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेते हैं, इसी टीचर के द्वारा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है। टीचर ने बोला कि कॉपी पे काम करके लेके आना, कल चेक होंगी। बच्चे सारे ले आए, लेकिन उनमें से एक छात्र नहीं लेके आया। उन्होंने क्या किया, पीएन को भेज दिया कि इसके साथ जाओ कॉपी लेके आओ। स्टूडेंट अच्छा है, क्या इसने काम नहीं किया होगा, झूठ बोल रहा है। लेकिन पीएन जब गए साथ में तो सेम कॉपी उस स्टूडेंट के घर से ले आए जी। और कॉपी पे क्या था, होमवर्क कंप्लीटेड था। तो जो हाइपोथेसिस मैडम ने लिया कि झूठ बोल रहा है, कॉपी जानबूझ के घर में भूल के आया है, वो फेल हो गया। इसमें क्या था, स्टूडेंट पास होगा। दैट इज अगेन द हाइपोथेसिस। इट इज द स्टेटमेंट कैप्चर्ड बाय द रिसर्चर व्हेन दे स्पेकुलेट अपॉन द आउटकम ऑफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, कि ऐसा होगा। जैसे अगस्त के अंदर हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, आईएमडी ने बता दिया कि जून जुलाई में जो बारिश नहीं हुई, सेकंड वाला जो मॉनसून है उसमें ज़्यादा होगी। दैट इज अगेन द हाइपोथेसिस। सब चीज़ों को रिसर्च करने के बाद है, अब नहीं हुआ वो कहेंगे फेल हो गया। दैट इज़ द हाइपोथेसिस। अब इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, अनुमान होता है। दैट इज़ द हाइपोथेसिस। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब विलियम वुंडेंट का भी थ्योरी आया हुआ था, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल इज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस। जहाँ पर हम देखेंगे एम्पिरिकल वर्ड को देखेंगे, एक्सपीरियंस को देखेंगे। अब एक्सपीरियंशलिज्म क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस के ऊपर डुअलिज्म, दोनों चीज़ों को फॉलो करना। फंक्शन में कुछ हायरार्की होती है, लेकिन जो आंसर हमारे पास है, क्योंकि इसको विलियम वुंडेंट ने दिया था, दैट इज़ द फील्ड नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म, अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी whose goal was to identify the basic elements and the structure of psychological experience। अब हमारे पास आपके लिए क्या है, हमने भी तो आपको स्ट्रक्चर के साथ ही पीपीटी बनाया है ना जी। इसको बनाने में 2-2.5 घंटे लगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर देना है, यही तो बताया आपको। ऐसे पढ़ाने को तो आंसर देने थे, आंसर तो अगले दिन ही दे देते हम बैठ के, कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ, किस तरीके से पूछा गया है, कौन सी स्नैप आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी चीज़ें आप यहाँ से सीख पाएंगे, और कौन सा एग्जाम्पल बच्चों को हमने पहले बताया हुआ है। सब चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है और उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। हाँ, अगर आप अलग लेवल पे जाओगे, इसको अभी और देख सकते हो, अप्रोच ब्रेक डाउन द मेंटल प्रोसेसेस इनटू देयर स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंपोनेंट्स एंड एनालाइज देम। छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांटना, 10 चीज़ें थी, उसको और छोटे छोटे बारीकी में। आज हम क्या करें, हम भी तो स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं इसी वीडियो में। थ्रू दिस अप्रोच सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ दीज कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड अप फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स। इसको जुड़ के क्या बनेगा, जुड़ के ये बनेगा कि जब भी आप नेक्स्ट एग्जाम में जाएंगे, हो सकता है आज फर्स्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो सकता है आप पहले वाले टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हों, लेकिन आप क्या कर पाएंगे, इसमें बहुत बढ़िया से सब चीज़ों को ऐड ऑन करके क्वालिफाई हो पाएंगे। और हमने उस वीडियो के ऊपर भी ये लिखा था कि अब हर पेपर होगा क्वालिफाई, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से और ज़्यादा डेली मेहनत करते हैं, डेली। Study of how our mind adapt to the external stimuli in order to help us and survive, thrive in our environment। जैसे यहाँ पर हमने हर एक ऑप्शन लिया, हर एक ऑप्शन को कवर किया, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके हर एक ऑप्शन कवर किया। तो हम यहाँ पर जब स्टडी कर रहे हैं, या अभी बता रहा हूँ आपको, हर एक ऑप्शन ज़रूरी है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को ऑप्ट आउट करना, ओमिट करना ज़रूरी है, तभी हम क्या कर पाएंगे, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अब ये फादर ऑफ साइकोलॉजी इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया था, ट्रेनिंग पीपल टू केयरफुली ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है कोई सिफारिश नहीं है जी, कोई नो सिफारिश, नो बायसनेस, एंड कंटेंट ऑफ देयर ओन थॉट, की कैसे जा सकता है। टिश्नर ने भी ये वाला फॉर्मुलेशन दिया था, इसीलिए स्लाइड बच्चे ऐड किया गया। कभी इनका नाम कैंसिल करके टिश्नर आएगा तो ये देख सकते हैं, फर्स्ट प्रोमिनेंट सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दी साइकोलॉजिकल बिलीफ। ये फाउंडर थे, वॉज ए स्टूडेंट एंड फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। क्लियर है? चलिए जी, ध्यान बना के रखिएगा। 8th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बिहेवियरिस्ट रिजेक्ट द इंट्रोस्पेक्शन। हाँ जी,
जो बिहेवियरिस्ट थे यहीं स्लाइड से देखिए, इसी के साथ क्वेश्चन बना के डाला है। ये 7th है और ये हमारे पास अगर इस वीडियो में देखेंगे 6th क्वेश्चन है। साथ ही साथ था कि अगर ऑपोजिट आपको समझ आ पाए, ये भी थोड़ा स्ट्रेस में ले गया। हाँ जी, बिहेवियर ने क्यों रिजेक्ट किया आज इंट्रोस्पेक्शन? क्योंकि वो चाहते थे कि इतनी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इट वॉज टू सब्जेक्टिव। कहने को स्ट्रक्चरलिज्म लिखा हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्यों हमें बार बार ये कहना पड़ा आज भी, उससे पहले भी हमारे डायरेक्टर साहब, हमारी टीम हमेशा जब भी बात करती है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे बात करती है। लेकिन बिहेवियरिस्ट ने इस आइडिया को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि ये ज़्यादा ही सब्जेक्टिव हो रहा, ज़्यादा ही अपने थॉट्स को इनटू किया जा रहा है। तो वो कहते थे कि बिहेवियरिज्म में जाना चाहिए। जॉन वॉटसन भी इसकी पैरवी करते थे। ये देख सकते हैं आप इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्विंग वंस इनर थॉट एंड दी फीलिंग, रिफ्लेक्टिंग अपॉन दी थॉट्स, इमोशंस एंड दी एक्सपीरियंसेस। मैं इसको आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ सो दैट आपको ये आइडिया रहेगा। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, एक्सपीरियंस है। आई रियली होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आप आगे बढ़िए। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमने पहले नहीं पढ़ा था, आज हमने स्टडी किया है। आप प्लीज़ इसको और एलैबोरेट कर दें। जो हमारे कमेंट्स हैं, हमारे व्यूज़ हैं, जो व्यूअर्स हैं, उसके जो रिव्यूज़ दिए गए होते हैं, हम उनको आफ्टर दी वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड करते हैं और वहीं से हमारे लिए न्यू लर्निंग है। क्योंकि सबने देख लिया तो ठीक है, अब सारी वीडियो वही देखेगा जिसको पता है कि आगे जाना है। अवेयरनेस एंड इंसाइट, मोटिवेशन, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, ये भी बात यहाँ पर करेगी, कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। अब स्ट्रीम क्या है? कॉन्शियसनेस रेफर्स टू द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द आइडियाज, थॉट्स एंड द फीलिंग। मीन्स नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम होगा हो सकता है ये ना आए, लेकिन जर्नलिंग और ये भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको टेशनर वाला बताया, एज द पर्सन जर्नलिंग राइट्स थॉट्स एंड फीलिंग दैट आर सेंट्रल टू देयर बीइंग में सरफेस, जो उनके हृदय में, हम कह रहे हैं बिल्कुल ऊपर ही पड़ा था, मन में था, बता दिया, वो उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ क्वेश्चन किसने दिया? हमने यहाँ पे ऑनलाइन एक कोर्स बनाया, उसमें IQ के ऊपर ढेर सारी वीडियो बनाई, मीन्स मोर देन 10 है, क्वेश्चन भी हैं। अब देखिए उसमें भी प्रॉपर बताया गया कि जो स्टर्न है उनका टेस्ट क्या था, बायनेट सैमन टेस्ट क्या था, 1905 से पहले ही चला हुआ था, लेकिन इन्होंने उसके बाद बनाया। इसका जो क्वेश्चन है आपको CTET में भी पूछा गया है। इसका जो क्वेश्चन है ना, ये फार्मूला वाइज, ये CTET में भी पूछा गया है काफ़ी बार कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज ये है, मेंटल एज ये है, IQ बताइए, या फिर उसका IQ ये है, क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है, मेंटल एज बताइए बड़ी है, कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो डेवलप द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन 1912, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1905 के समय की, क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रन के स्कोर को बायनेट के टेस्ट के बाद ही पूछा था। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले ये भाई साहब थे, अल्फ्रेड बायनेट, साइमन और बायनेट दोनों लोगों ने मिलकर बनाया। उसके बाद ये भाई साहब आए स्टर्न, विलियम स्टर्न। क्लियर है? और सारी चीज़ें देखा देखी में बनी हैं। कभी आपको ऐसे लगे कि नहीं जी ये भाई साहब बहुत सियाने थे, वो भाई साहब बहुत सियाने थे, सबने सबकी बुक्स को स्टडी किया। और मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में ये बात कहता हूँ, किसी भी साइकोलॉजिस्ट की किसी के साथ नहीं बनती थी, सबके अपने अपने ही विचार थे, कोई कुछ कह रहा था। अब जैसे आपने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी, सेलिंग प्राइस वाला पढ़ा ना जी, अभी आपने इसको स्टडी किया, इन्हीं के स्टूडेंट थे, उन्होंने इसको ERG थ्योरी बना दिया। एल्डर थे, उन्होंने ERG थ्योरी बना दिया कि नहीं जी ये एग्जिस्टिंग नीड हो जाएंगी, ये रियलिस्टिक हो जाएंगी, और उसके बाद रियलिस्टिक के बाद ये हमारी ग्रोथ नीड हो जाएंगी। उन्होंने 5 को तोड़ के 3 में बना दिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पियाजेट ने अपने तीनों बच्चों के ऊपर रिसर्च किया। अब क्वेश्चन में दिया गया कि फॉर्मल ऑपरेशन थॉट कौन सी एज में होना चाहिए। अब हमें मालूम ही है कि फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए हमारे पास 12+ के, लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्क्रीट में ये स्टार्टिंग हो जाती है। कॉन्क्रीट में आप देख सकते हैं थोड़ा स्टार्ट होगा, लेकिन टू रिप्रेजेंट बट डज नॉट रीजन लॉजिकली, सारी चीज़ों को वो लॉजिकली सोच नहीं पाता, एक बेसमेंट बन जाती है। हैव एबिलिटी टू pretend ड्यूरिंग दिस स्टेज, चाइल्ड इज लिटिल बिट इगोसेंट्रिक प्री ऑपरेशनल। अब 7 to 12 में देखिए, दे कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड दस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता है, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को भी अटेंड कर सकता है। बट हमें यहाँ पर पूछा गया है फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट। अब यहाँ पर जानबूझ के क्या कर दिया,
8 से 10 भी डाल दिया, 10 से 11 भी डाल दिया, क्योंकि जो यहाँ पर है इन्होंने यहाँ पर शायद इस वाली में, हाँ अब 0 to 2 लिखा ना यहाँ पे, या बर्थ से 2 लिखा होता है, कई बार यहाँ पे 2 to 7 दिया होता है बहुत सारी फाइल्स में, यहाँ पे 2 to 7 दिया होता है, 7 to 12 और 12 प्लस दिया होता है। अभी आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 से 11 है, 11 से 15, 16 से 18 है। ऑपरेशनल थॉट जो काम करेंगे, जिसके ऊपर हम काम करेंगे, दैट इज़ दी फॉर्मल ऑपरेशन, कैन रीजन अब्स्ट्रैक्टली एंड थिंक इन दी हाइपोथेटिकल टर्म्स की, हाँ ये काम हो सकता है। क्लियर है बच्चे? तो इन एजेस को प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, रिसर्च वाले क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया थे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, क्योंकि एक टीचर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखना चाहता है। एक कंसेप्ट समझिए रिसर्च का, बड़ा ही बढ़िया कंसेप्ट है, आगे स्नैप आपके लिए है। IB एंड DV इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? स्टूडेंट हु इज एट रिसीविंग एंड। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया जी? टीचर। इसी को चेंज कर रहे हैं, देखो ज़रा, न्यू टीचिंग मैनिपुलेशन। इफेक्ट किस पे देखा जाएगा? इस पे। कुछ चीज़ें कंट्रोल में होंगे, कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल होंगे, कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल होंगे, कुछ कन्फाउंडिंग वेरिएबल होंगे कंपीट करने के लिए कि नहीं जी वहाँ पर तो फ़ोटो लगी हुई थी बहुत सारे बच्चों की, चलते हैं, बहुत बढ़िया होगा। अब दिल्ली वाला आपने देखा ही है, फ़ोटो तो सबके पास थी, लेकिन कोई माइक पकड़ के बोलने नहीं आया जी हमसे गलती हो गई। बड़े बड़े धुरंधर थे जी, बड़े बड़े धुरंधर, अभी भी बोल ही रहे हैं। तो लोगों को लगा यार अभी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है कि जो सामने कह रहे थे सोशल इंजीनियरिंग में, क्या वैसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, दैट इज़। अब यहाँ पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शन में चूज़ करना था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि न्यू टीचिंग मेथड है और वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है। बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। केस स्टडी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उसको अडॉप्ट करना था। अब कहाँ पे हैं बच्चे? तो हमारी क्लास में ही हैं, बच्चों को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप व्यूअर्स हैं, क्लास में ऑफलाइन बच्चे हैं हमारे पास ब्राइट एकेडमी में, कंपेयर एट द सेम टाइम, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, लेकिन स्टूडेंट वहाँ हैं। हमारा आंसर क्या रहा? सेम ग्रुप है ओवर द टाइम, कि मैम आपने सुबह लेक्चर ले लिया, एक दोबारा ले लिया, एक जी ले लिया, तो वी हैव द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और केस स्टडी में देखिए सर्कमस्टांसिस हैं, केस है, एनालाइज करेंगे, कुछ की इन्फॉर्मेशन होते हैं, कुछ डेटा होता है, कुछ क्राइटेरिया, कुछ नॉलेज है, इसमें नहीं देखेंगे हम। उसकी न्यू टेक्निक को जो स्टडी करवा रहे हैं अध्यापक, वो देखना चाहते हैं, और रिसर्चर ही केस स्टडी मेथोडोलॉजी को देखेगा। जैसे हम बहुत सारे ये हमारे लिए जो क्वेश्चन है, क्या है हमारे लिए? केस स्टडी है। केस स्टडी है, इसकी क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या एग्जामिनर पूछना चाहता था, कहाँ पर ज़्यादा फोकस था एग्जामिनर का। हाँ जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट? इसका फोटो क्लियर नहीं था, तो इसके लिए इसको टाइप किया गया, टू रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, बेसलाइन फॉर द कंपैरिजन टू मैनिपुलेट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बेसलाइन हो जाएगा, उसको हम ड्रॉप कर देंगे। ये जहाँ पर देखिए ज़रा अच्छे से, कंट्रोल ग्रुप है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट इन द कंट्रोल ग्रुप। जब कंट्रोल ग्रुप है हमारे पास, द कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट। अब इनके पास जी कोई ट्रीटमेंट नहीं जाएगा, बस इनको ऐसे ही रखा हुआ है, जिसमें आपने ये पढ़ा भी होगा, स्टडी भी किया होगा, यू हैव गॉन थ्रू प्लेसिबो पिल्स, प्लेसिबो ट्रीटमेंट। कुछ को क्या दिया जाता है? होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, जस्ट शुगर पिल्स होती हैं। सेकंड को होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती है, लेकिन साथ में उसके ऊपर स्प्रे भी किया होता है मेडिसिन की, कितना क्योर हो रहा है। अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। हाइपोथेसिस, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल वर्किंग अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। क्या प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी? मान लीजिए उसमें आपने भजन लगा लिए, म्यूज़िक का बात कर रहे हैं, उसमें हनी सिंह लगा लिया, उसमें कोई और बड़ा ही बढ़िया सॉन्ग लगा लिया, अरिजीत सिंह लगा, क्या उस फ्लो में चले गए या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे मैथ का काम, रिटन वर्क, मोस्ट ऑफ द टाइम रिटन वर्क किससे करते हैं? गाने सुनकर करते हैं। तो देखिए क्या इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट वेले प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ म्यूजिक हो भी सकता है, नहीं भी, जैसे बताया टीचिंग वाला उधर। डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्टिविटी, उसको तो चेक करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या रह जाएगा? एक बेसलाइन हो जाएगा कि इन्होंने जी कुछ नहीं किया, क्योंकि इसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, IV को मैनिपुलेट करेंगे और डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखेंगे। लिखा ना, प्रेजेंस है
या एब्सेंस है, एक बार प्रेजेंट कर दिए, एक बार एब्सेंट कर दिए, लेकिन कंट्रोल हमारे लिए बेस हो जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के 3 ही मीनिंग है, मीन है, एवरेज हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया। रेपिटेटिव टर्म्स में चला जाता है हमारे पास मोड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको निकाल सकते हैं। फिर मीडियन में एक मिड वैल्यू हम ले रहे हैं उसमें, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 छोड़ दिए, यहाँ से 2 छोड़ दिए, मीडियन। अगर एक और वैल्यू 6 है तो यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से छोड़ देंगे 3 + 4/2, इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और मोड है मोस्ट रेपिटेटिव है, 2 2, चलो 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 7 है, 6 है, 4 है। पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी ज़्यादा रेपिटेटिव टर्म्स हैं। अगर एक से ज़्यादा मोड हुए तो हम उसको क्या कह देते हैं, इल मोड कह लेते हैं। उसका फॉर्मूला भी क्वेश्चन में पूछा गया, दिस इज़ एवरेज। इस तरीके से कुछ बेसिस को पकड़िएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली फोकस ऑन प्रोसेसिंग ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एपिसोडिक मेमोरी पे, प्रोसीजरल मेमोरी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो मेमोरी वाला कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है बच्चे? चलिए जी, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास इसका आंसर था परसेप्शन, कि आप क्या परसीव कर रहे हैं। अब आप सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है। परसेप्शन हो सकती है कि आप इसमें लर्निंग में भी जा सकते हैं, और मैंने उसका डाउट पहले आपको बता दिया कि आप कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा लेट क्यों है। लेट इसीलिए बचे क्योंकि आपको फुल एनालिसिस वाइज बताना था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जामिनर का फोकस कहाँ पर रहता है, सो दैट अगर आप और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या और आने वाले समय एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसी में हमारी टीम की तरफ से क्या हेल्प आपको हो सकती है, ये हम एक मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं। Perception in the psychology can be defined as the sensory experience of the world, which includes how an individual recognize and interpret the sensory information। यहाँ से पूछा गया, देखिए, consciously focusing and processing a limited amount of information from the sensory environment, smell, taste, perception, ये सारा है। और इसी तरीके की कटिंग्स हमने CTET वाली वीडियो में डाली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको प्लीज़ जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसका। हाँ जी, ये आ गया जी क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व दी मोटर स्किल्स एंड दी हैबिट्स। अब जिसमें मोटर स्किल्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं, अब उसमें एपिसोड आ जाएंगे, सिमेंटिक आ जाएगी, प्रोसीजरल मेमोरी आ जाएगी, या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी आ जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगी, एपिसोडिक मेमोरी रहेगी। जो आंसर रहेगा वहाँ पर कि मोटर स्किल्स और कि हाँ मैंने तब ये बिहेव किया था। इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म स्टोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन अबाउट दी पास्ट इवेंट्स, एक्टिविटी। अब पास्ट में हमने टूथब्रश करना, बाथिंग लेना, शूज़ के लेसेस को बांधना, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली, हमें पता है। एक बार सीढ़ियाँ चढ़ के चले गए जी, एपिसोड्स हैं, अब दोबारा काउंट नहीं करनी पड़ती। घर में जा रहे हैं किसी और, हाँ फर्स्ट टाइम किसी घर में जाएंगे फिर देख के जाएंगे कि हमारे जो कॉन्शियसनेस में क्या चीज़ें सेव होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? दैट इज़ द मोटर स्किल्स एंड दी हैबिट्स। Excellent recall. Generally, Michel remember everything about the first time he went fishing with his father. Procedure refer to the unexplainable knowledge of how to do things. कई बार हम जाकर सीखने लगते हैं। Speak to another person English, dial a cell, और we can say play a video game. तो उसको प्रोसीजर की इस बार मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब जैसे आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रोसीजरल था, रेफर्स टू हाउ टू डू थिंग्स। अब प्रोसीजर ही कल हमारे इंडिया वालों से गलत हो गया, कल के मैच में जीते जीते टाई पे चले गए। अदरवाइज़ बहुत सारे प्रोसीजर्स थे। कई बार आप गेम खेलते हैं, आपको लगता है अरे नहीं इधर को जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, काश मैं ऐसा कर सकता। दैट इज़ द प्रोसीजर। प्लानिंग ए वेल रिहर्स्ड सॉन्ग ऑन पियानो वाइल डे ड्रीमिंग अबाउट सनसेट ऑन द बीच, कि हाँ पियानो चल रहा है और हाँ हम अपने मंद मंद गाने सुन रहे हैं और वो महक के साथ साथ हम सनसेट इंजॉय कर रहे हैं बीच में। अ चाइल्ड इन प्राइमरी स्कूल दैट हैज़ लर्न टू टाई देयर शूज़, सीख रहा है अभी। राइडिंग ए बाइक एट द एज ऑफ 50 इवन दो यू हैव नॉट रिडन इन ओवर 30 ईयर। दैट इज़ दी प्रोसीजर की कैसे करी जाती हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ बात कर चुके हैं मोटर स्किल्स एंड दी हैबिट्स जो हो चुकी हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर कोई कटाक्ष नहीं है किसी पे। एक चैनल ने इसका वीडियो डाला, क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे उसमें, तो उन्होंने बोला कि जो ये वाली होगी ऑब्जर्वेशन पे डाल दिया। अरे जब एक्सपेरिमेंट ही हमारा ओपरेंट कंडीशनिंग पे हुआ था, BF स्किनर ने किया था
वॉलंटरी बिहेवियर एंड दी कॉन्सिक्वेंसेज। उसमें मतलब चीज़ें क्या है, साथ साथ में प्रूफ इसलिए हैं कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ, और वो तो नॉर्मल इंटरनेट पे डालकर भी चेक किया जा सकता था कि क्या है। चलिए भूल जाते हैं, गलती हो जा रही है। एसोसिएटेड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स एंड ए स्टिमुलस, ये इवान पी पेवलोव का था जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और ओपेरेंट कंडीशनिंग बता चुके हैं, BF स्किनर है। ऑब्जर्वेशन का हम बात कर चुके हैं। इनसाइट लर्निंग हमारी कूलर वाली थी। अब आप देख सकते हैं इन चारों लोगों को ही पूरे पेपर में दौड़ाया गया है कि इनको तो नहीं छोड़ेंगे, बाकियों को भी हमें पकड़ के रखना है। ओपेरेंट कंडीशनिंग, देन देर इज़ अगेन, ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं, रीइंफोर्समेंट है, पुनिशमेंट है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, एसोसिएशन इन विद अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशनिंग है लेकिन कंडीशनल स्टिमुलस होगी। अब यहाँ पर क्या था, अनकंडीशनल, UCS था जी इनके लिए, UCS। अगर आपने प्रॉपर पूरी डायग्राम है उसमें बात करी गई है, अनकंडीशनल स्टिमुलस को जोड़ा गया। पहले कंडीशनिंग नहीं थी ना जी, किसके साथ, बेल प्लस फूड, और वही कैन से विसल। कई जगह पे बेल आती है जब हम देखते हैं, कई जगह पे विसल आती है एक ही बार वाली। नेक्स्ट, विच थ्योरी सजेस्ट दी फॉरगेटिंग अकर अबाउट ए मेमोरी। मेमोरी के भी काफ़ी क्वेश्चन थे, वो जानबूझकर मेमोरी की प्रैक्टिस करवाने चाह रहा था, आई थिंक सो, कि यार मेमोरी के प्रोसीजरल मेमोरी है, एपिसोडिक मेमोरी है, और भूलने वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इन्होंने डाले। जैसे इसमें आंसर था हमारा ट्रेस डिके थ्योरी, कौन कि कुछ समय बाद चली जाती है। तो इसको एडवर्ड थॉर्नडाइक साहब ने दिया था व्हेन ही रोट एक्सट्रीमली फन साउंडिंग बुक टाइटल दी साइकोलॉजी ऑफ ए लर्निंग ए सेंचुरी अगो। वो कहते हैं लिखते लिखते कई बार उस चीज़ें भूल गए। द मेमोरीज वुड ऑटोमेटिकली फेड ओवर टाइम स्पेशली इफ़ दे वर नॉट रीएक्टिवेटेड इन ए वाइल। अगर दोबारा से नहीं कर पाओ, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, अब दोबारा से आप इसको क्या कर पाएंगे, रीएक्टिवेट कर पाएंगे। आप यहाँ से ये पहचान पाएंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से वीक पॉइंट है। क्लियर है बच्चे, ध्यान बना के रखिएगा, सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। देन अगेन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ बिहेवियर, उसको रोकना है, एंड प्रेजेंटिंग द अवर्सिव स्टिमुलस को हम रोकना चाहेंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हमारे पास रह जाएगी इसी के साथ कि हम रीइंफोर्समेंट के साथ उसको रोकना है, उसको बताना है कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, उसके बिहेवियर को बताना है क्या चीज़ें उससे गलत हो सकती हैं। क्योंकि अगर पनिशमेंट देंगे, मान लीजिए ने पनिशमेंट दे दी, जो उसकी रिएक्टिविटी थी, क्या था जी, जो उसके पास रिएक्टिविटी था, क्या चल रहा था उस रिएक्टिविटी में, वो ख़राब हो जाता, जिसको हम कहते हैं इम्पल्सिव रिएक्शन है, ये ख़त्म ही हो रहा है। नहीं तो फिर उसको आदत हो जाती, वी कैन से हैबिचुअल हो गया है, हैबिचुएशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, रीइंफो की बच्चे ये गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़िए, ठीक है जी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, बस इस बात को ध्यान से समझिए। साइकोलॉजिस्ट है जो रिसर्च किया उन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे। अब देखो मैंने यही सारे क्वेश्चन आपको क्या बताए थे कि चारों साइकोलॉजिस्ट को फॉलो किया गया, मेमोरी कंसेप्ट को फॉलो किया गया। अब यहाँ से ये एनालिसिस निकल के आता है कि उन्होंने कुछ फेवरेट टॉपिक्स को पिक किया, उसी से पेपर बना दिया, पूरी साइकोलॉजी से नहीं लिया। अब्राहम मैस्लो कवर कर चुके हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये छोड़ना नहीं है कि अगर सिगमंड फ्रूड को डाला, हो सकता है अगली बार डाल दे, किसी नॉन मेडिकल वाले पेपर में आया हो सकता है, कि संस्कृत वाले पेपर में आया सकता है, अभी तो करेंगे एनालिसिस, अभी तो ये पहला पेपर है। एल्बर्ट पेंडूरा की बात हम कर चुके हैं, दैट इज़ दी ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड अग्रेशन इन दी चिल्ड्रन। पीपल कैन लर्न थ्रू दी ऑब्जर्वेशन। या फिर आपने देखा होगा वो जो सिलाई करते हैं, बुनते हैं, अब वो बात कर रहे होते हैं इधर उधर ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, सीख सकते। हाँ, इवन अगर मैं देख के करूँ, देख के भी ना कर पाऊँ, वो सीखना पड़ेगा। ऐसे बातें करते हैं, हाँ भी तू बता, लेडीज़ में ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस होगी ना, करते करते उनके ये ट्रेनिंग में चला गया सारा कि ऐसे 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। निटिंग, मेंटल स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू द लर्निंग, कि मेंटल स्टेट आपकी क्या है। अगर मेंटल स्टेट में डिस्टर्बेंस है तो आपको जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, व्हाट यू ऑब्जर्व राइट नाउ, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। 5-7 साइकोलॉजिस्ट थे, मेमोरी थी, 2-3 क्वेश्चन रिसर्च के थे कि इसको पकड़ कर जाना है। और जितने भी सारे एनालिसिस होंगे वो हम आपके लिए कर रहे हैं। मैं कि एंड में भी बता दूंगा आपको कि जी इस पेपर में ये ज़्यादा था, इस पेपर में ये ज़्यादा था, ये आपकी बेनिफिट के लिए है। जॉन वॉटसन का मैं बता चुका था आपको, बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने थोड़ा हेल्प करा था, पेवलोव के साथ भी थे ये। हाँ जी, ओपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल है, इसमें से जो शेड्यूल किया गया रीइंफोर्समेंट को, प्रोड्यूस द हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग इज द वेरिएबल इंटरवल। कैसे वेरिएबल इंटरवल था,
मान लो कैट के साथ है, रैट के, जो भी एक्सपेरिमेंट था उनको खाना तो दे देते थे बाद में, कुछ समय के बाद, सुबह 10 एक्सपेरिमेंट, फिर दोपहर के बाद कुछ रेस्ट के बाद फिर 10 एक्सपेरिमेंट, वेरिएबल इंटरवल, जैसे हमने अभी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में करा था, उसी का क्वेश्चन है। हाँ जी, द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट किसने दिया? तो एबिंगस ने दिया हमारे, दैट हरमन एबिंगस। तो इस फिगर में फ्रूड, विलियम वुंडेट एंड विलियम जेम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीरियल पोजीशन इफेक्ट स्टडीड मोर एक्सटेंसिवली रिगार्डिंग द मेमोरी एंड डिस्कवर्ड द प्राइमेसी एंड रिसेंसी। प्राइमेसी होता है पहले वाला, रिसेंसी मतलब होता है अभी वाला। मान लो किसी ने डांट दिया, पुनिश कर दिया, आप उसके 100 पॉजिटिव भूल जाओगे। मान लीजिए हमने या किसी और ने आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया, अभी 1 सेकंड पहले कुछ कह दिया, गुस्से से कह दिया, ऐसे कह दिया, तेरे को कुछ पता नहीं, उससे पहले जो किया सारा किया धरा वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था सीरियल पोजीशन इफेक्ट। इस पे देखिए, इसके ऊपर भी 3 क्वेश्चन आप ही के एग्ज़ाम के हैं। प्राइमेसी धीरे धीरे भूल गए, फिर रिसेंटली, और इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ हम भूल जाते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, यही अगर ऑलमाइटी की बात करें, उसने हमसे एक चीज़ छीन ली है, हमें बता तो दिया कि डेथ है, लेकिन उसने भुला दिया है कि कब है, नोबडी नोस। इसी के चक्करों में सब घूमते रहते हैं कि नहीं जी ऐसे है, ऐसे है, कह देते ना कल मिलेंगे। मैंने भी आपको बता दिया कि जी आपको आगे मिलेंगे, वी नेवर नो कि क्या होगा, कि आगे पेपर एनालिसिस करेंगे। हाँ जी, साइकोलिंग्विस्टिक की बात करी गई थी जी, हॉवर्ड गार्डनर, इसका शॉर्टकट भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है चैनल पर भी, वैसे भी। SBI लोन लेंगे, कहाँ से मिलेगा जी? मुंबई से मिलेगा। स्पाशियल, बॉडीली, इंट्रा, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटर, नेचर एंड दी म्यूज़िक। ख़त्म, याद हो गया। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी, न्यूएल की थ्योरी डिफरेंट थी, सिमन का जो मैंने आपको साइमन बायनेट टेस्ट बताया, नॉम चॉम्स्की, कुछ नाम तो ऐसे ही दे दिए इन्होंने। लैंग्वेज इज़ ए प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन, लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर फिक्स्ड, बट द मैनर इन विच द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन आर यूज्ड इज फ्रीली एंड इन्फाइनेटली वेरिड। और यही बात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की करते थे नॉम चॉम्स्की। देन इवन द इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व ए प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन। जी क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, किसने सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया? एग्जाम में क्वेश्चन था, रुडोल्फ गॉकल, पर ये नहीं थे, ध्यान से देखिए। Rudolf Goclenius the elder was German scholarist, philosopher. He often credited with the coining the term psychology in 1590, though the term had been used by the Marco Merulik at least 16 years earlier. 66 साल पहले, 66 से पहले इनको असेस कर लिया गया था। अब ये ऑप्शन नहीं था तो हम रुडोल्फ का नाम ही लिखेंगे, इसीलिए आपके साथ एनालिसिस लिया, किसी ने नहीं बताया। ये आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, भाई साहब हैं। चलिए जी, कोलबर्ग्स की थ्योरी भी काफ़ी बार पूछी गई, सीटेट में भी पूछा गया कि कुछ रूल्स फिक्स्ड हैं, कुछ एक्शंस के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग है। अब ये खाना बच्चों को भी दे रहा हो सकता है सेवा मात्र दे रहा हो, जैसे हमने हिंज डायलेमा के बारे में पढ़ा, उसने लेटर तो लिख के दे दिया ना कि जी मैं $1000 ही इकट्ठे कर पाया, लेकिन मेरे को अपनी वाइफ को बचाना ज़रूरी है, ये ड्रग काफ़ी कॉस्टली थी, हिंज डायलेमा। So introduce the concept of stages of the moral development, that is the Lawrence Kohlberg. So what type of thinking or the different approaches are with a single correct solution. अब यहाँ पर critical creative कहाँ पर चली जा रही है? अब आप देखिए ज़रा ध्यान से इसको। तो अगर आप हमारा जो AAA ब्राइट अकेडमी का ऐप है उसमें इसको तो ऊपर जो डेमो में 7-8 वीडियो, उसमें हज़ारों बार बोल दिया कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, डिवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, ये आएगा पेपर में। कन्वर्जेंट मानिए कि एक जगह पे इस तरीके से ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हुआ, सारे उसी पे फोकस कर रहे हैं। डिवर्जेंट क्या हो जाएगा जी? बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स, लिख लो। अब क्रिटिकल है कि उससे बेंट ऑफ माइंड कहते हैं कि कुछ और चीज़ों से सोचना। क्रिएशन हम कर सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसको हम लिखते हैं रूई कॉटन, RUE, यहाँ पे RUAAE, ये भी शॉर्टकट है याद रखने का। रूई कॉटन, ये हमें रूई पता है, हिंदी में बोलते हैं, और कॉटन है। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग,
उसको हम एनालाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, इवेलुएट कर लिया और हमने क्रिएट कर लिया। दैट इज़ द क्रिएटिव थिंकिंग। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है विद ए सिंगल करेक्ट सोल्यूशन क्या है हमारे पास, कन्वर्जन। कुछ तो यहीं पे टिक कर दिए थे कि आपको आंसर की ज़रूरत ना पड़े। लो जी, फिर आ गया। प्रोसीजरल है, इम्प्लिसिट है, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक, इज द स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स एंड दी पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारे पास हैं एपिसोडिक मेमोरी में चले जा रहे हैं। द टेंडेंसी टू द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ टेस्ट बेटर दैन द आइटम इज द नोन है। सीरियल पोजीशन की बात हम कर चुके हैं, प्राइमरी रिसेंसी और सीरियल पोजीशन इफेक्ट इज द आंसर। सीरियल पोजीशन है जी इसमें थोड़ा, हाँ जी ये वाला जी, प्राइमरी, फॉरगेटन एंड द रिसेंसी। लॉज ऑफ लर्निंग दिया गया जी, एडवर्ड थॉर्नडाइक के हिसाब से दिया गया। ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी थी, कॉज ऑफ इफ़ेक्ट था और ट्रायल के साथ भी था, और कॉज एंड इफ़ेक्ट के साथ साथ उन्होंने ये भी दिया था कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ भी उन्होंने दिया। नाउ मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इंटरनलाइज्ड एथिकल प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या रहेंगे, दैट इज़ दी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। मतलब लेवल्स हमारे पास जो 6 आ गए और स्टेजेस हमारे पास 3 आ गए। इस तरीके से जो लेवल दिए गए, इसमें दो अलग अलग स्टेजेस हो गई थी जी। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने सारा पेपर डिस्कस कर लिया अलग अलग में। एक में प्रोसीजरल मेमोरी था, एक में एपिसोडिक मेमोरी था। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया जी एपिसोडिक मेमोरी है, और यहाँ पर हमने प्रोसीजरल मेमोरी को देखा था। यहाँ पे ध्यान से देखिए ज़रा हर एक क्वेश्चन को, स्लोली आई एम गोइंग। हाँ जी, प्रोसीजरल मेमोरी, हाँ जी, उसमें हमने एपिसोडिक मेमोरी को क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया हमने मोटर स्किल्स और हैबिट के साथ। कोई चीज़ें हम साथ साथ सीख रहे हैं, दैट इज़ जस्ट एक्सपोज। हाँ, जस्ट एक्सपोज बहुत बार उसमें भी यूज़ किया गया, न्यूज़पेपर में भी यूज़ किया जाता है। टू डिक्लेरेटिव मेमोरी विच रेफर्स टू द मेमोरी ऑफ द फैक्ट। अब इसमें हमने प्रोसीजरल को भी रीड किया, इसमें हमने एपिसोडिक मेमोरीज को भी इंक्लूड दी। पास्ट इवेंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, हाउ वी फेल्ट, हु सेड, व्हाट टू हुम, किसको कहा गया है। देन कॉन्शियसली परसेप्शन के साथ था, और ये सारे हमने एक एक करके सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है। सभी स्नैप्स इसमें हैं। तो इसका जो एनालिसिस आपके पास आया वो कौन सा एनालिसिस है कि कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे कैसे यहाँ पर पढ़ाया गया है, कैसे कैसे हमने आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, सारी चीज़ें हमने पिछले काफ़ी वर्षों से इसको उतारा हुआ है, और डेली इसमें जो चीज़ें अपडेशन होती हैं साइकोलॉजी वाइज, कुछ रिसर्चेज होते हैं, सारी टीम उसके ऊपर मेहनत कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 ईयर्स हम इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, पूरी फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट कि बच्चों को भी किसी भी चीज़ की कोई गलत जानकारी ना हो। और हम ये चाहते हैं, ये आशा भी रखते हैं कि आप सभी इसको प्रॉपरली व्यू करेंगे, और उसी वाइज आप हमें रिव्यू और कमेंट करके भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपने इसमें से सीखी हैं और कैसे कैसे आप और आगे बढ़े। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में आर्ट्स वाला पेपर और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे बचे हैं जो इसको विद प्रूफ ही जैसे ये वाला वीडियो बनाया गया है और कैसे पढ़ा रहे हैं। कोशिश करूँगा कि जैसे इसमें 1-2 क्वेश्चन थे वो वाले भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आए जाएँ, और जो स्नैप्स हमने यहाँ पर डाले हैं वो बिल्कुल क्लास में जो हमने मेथडोलॉजी बतानी थी इसमें बता चुके हैं कि कैसे पढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट वाले में और कोशिश करें, क्योंकि इसमें भी 1 महीना तकरीबन लग गया था उन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए। नोट्स हमने पूरी वीडियो में दिखाए हैं, बच्चों का पेपर होने से पहले नोट्स सबके पास थे, और उसको और भी अपडेट किया जा रहा है, तो आपकी हेल्प के लिए है। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अगेन टेक केयर, डू पॉजिटिव स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।